क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? क्या वे हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं? इस किताब का पहला अध्याय हमें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत प्रतिभा नहीं, बल्कि अनुशासन होता है। अधिकतर लोग अनुशासन का नाम सुनते ही इसे सख्त नियमों, त्याग और कठिन जीवन से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन का मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना और जीवन का आनंद छोड़ देना है। लेकिन वास्तव में ये सोच गलत है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह वह साधन है जो हमें सच्ची आजादी दिलाता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर दिन अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है। जब मन करता है तब काम करता है, जब मन करता है तब आराम करता है। शुरुआत में उसे यह जीवन बहुत आसान और सुखद लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके अधूरे काम बढ़ने लगते हैं, लक्ष्य दूर होते जाते हैं और तनाव भी बढ़ता जाता है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य के अनुसार काम करता है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है, चाहे उसका मन हो या न हो। शुरुआत में उसका रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ वही अनुशासन उसे सफलता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है। यही असली आजादी है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का सबसे सरल अर्थ है खुद को नियंत्रित करना। जब आप अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप अपने जीवन की दिशा भी नियंत्रित कर सकते हैं। तब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं। यही कारण है कि अनुशासित व्यक्ति हमेशा अपने लक्ष्यों के अनुसार काम करता है। वह केवल आज के आराम के बारे में नहीं सोचता, बल्कि आने वाले कल की सफलता को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। वह जानता है कि छोटी छोटी सही आदतें समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अनुशासन सफलता की नींव है। जिस तरह किसी मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है, उसी तरह किसी भी बड़ी सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है। यदि अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है, तो बहुत से लोग इसे लंबे समय तक बनाए क्यों नहीं रख पाते? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि केवल प्रेरणा के भरोसे रहना क्यों खतरनाक है और कैसे आदतें अनुशासन को आसान बनाती हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि अनुशासन सफलता की नींव है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं होता। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना मंजिल जाने सड़क पर निकल पड़े, तो क्या वह कभी सही जगह पहुंच पाएगा? शायद नहीं। वह इधर उधर भटकता रहेगा, समय भी बर्बाद करेगा और ऊर्जा भी। ठीक यही चीज जीवन में भी होती है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, तो हमारा ध्यान बार बार भटकता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हमें वास्तव में करना क्या है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन तभी प्रभावी बनता है जब उसे सही दिशा मिले, और वह दिशा लक्ष्य देते हैं। लक्ष्य एक नक्शे की तरह होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें कहां जाना है और वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है। लेकिन केवल लक्ष्य सोच लेना काफी नहीं है। बहुत से लोग अपने मन में बड़े बड़े सपने रखते हैं, पर उन्हें कभी लिखते नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब लक्ष्य केवल दिमाग में रहते हैं, तो वे धीरे धीरे धुंधले होने लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें कागज पर लिखते हैं, तो वे एक वादे की तरह बन जाते हैं। अब वे केवल सपने नहीं रहते, बल्कि एक स्पष्ट योजना का रूप ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मुझे सफल बनना है। यह एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। लेकिन अगर वह कहे, मुझे अगले 6 महीनों में एक नई कौशल सीखकर अपनी आय बढ़ानी है, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता है। अब उसके सामने रास्ता भी दिखाई देने लगता है और अगला कदम उठाना भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपके लक्ष्य जितने स्पष्ट होंगे, आपके कार्य उतने ही आसान हो जाएंगे। अस्पष्ट लक्ष्य भ्रम पैदा करते हैं, जबकि स्पष्ट लक्ष्य कार्रवाई को जन्म देते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है। सफलता सही दिशा में की गई लगातार मेहनत का परिणाम है, और यही दिशा लक्ष्य प्रदान करते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, लक्ष्य दिशा देते हैं और अनुशासन गति देता है। यदि दिशा ही न हो, तो गति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए, उन्हें लिख भी लिया और उनके प्रति पूरी तरह स्पष्ट भी हो गए। फिर भी कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारी ऊर्जा और उत्साह कम होने लगता है?
इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि प्रेरणा वास्तव में कैसे काम करती है और क्यों केवल प्रेरणा के भरोसे सफलता हासिल नहीं की जा सकती। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, लेकिन केवल दिशा होना ही काफी नहीं है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, उन्हें लिख भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। शुरुआत में जो जोश था वह गायब हो जाता है और वे फिर से पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि अधिकांश लोग प्रेरणा को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि पहले प्रेरणा आएगी फिर वे काम शुरू करेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। जरा अपने जीवन के किसी ऐसे काम के बारे में सोचिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शायद व्यायाम करना, पढ़ाई शुरू करना या कोई नया कौशल सीखना। जब भी आप उसके बारे में सोचते हैं, आप प्रेरित महसूस नहीं करते। इसलिए आप सोचते हैं कि जब सही मनस्थिति आएगी तब शुरुआत करेंगे, लेकिन वह सही समय अक्सर कभी नहीं आता। यही वह जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं और समय निकल जाता है। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा कोई स्थायी चीज नहीं है, यह मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी बहुत अधिक होती है और कभी बिल्कुल नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति केवल प्रेरणा के भरोसे चलता है वह कभी भी लगातार आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर सफल लोग क्या अलग करते हैं? वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे काम शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपको सुबह दौड़ने जाना है, आपका मन नहीं है, शरीर आलस महसूस कर रहा है और बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप खुद को उठाते हैं और केवल 5 मिनट चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद शरीर सक्रिय होने लगता है, ऊर्जा बढ़ने लगती है और अचानक आपको अच्छा महसूस होने लगता है। अब वही काम जो कुछ मिनट पहले बोझ लग रहा था, आसान लगने लगता है। यही लेखक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रेरणा काम शुरू करने से नहीं आती, बल्कि काम शुरू करने के बाद पैदा होती है। इसे एक सरल सूत्र में समझा जा सकता है, कार्य प्रगति प्रेरणा। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो आपको थोड़ी प्रगति दिखाई देती है। वह प्रगति आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है और वही आत्मविश्वास नई प्रेरणा को जन्म देता है। फिर आप और काम करते हैं और अधिक प्रगति होती है और प्रेरणा भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने मन का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि शुरुआत करना ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक छोटा कदम अक्सर बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत बन जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, काम शुरू करो, प्रेरणा खुद आ जाएगी। प्रेरणा सफलता का कारण नहीं है, बल्कि सफलता की दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम है। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आती है। यदि हमें काम शुरू करना है तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जो हमें शुरुआत करने से रोकता है? वह है टालमटोल। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे टालमटोल हमारी सफलता को चुपचाप नष्ट करती है और उससे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय काम शुरू करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही हम कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने की सोचते हैं, हमारे सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा हो जाता है जो चुपचाप हमारी प्रगति को रोक देता है। ये दुश्मन है टालमटोल। टालमटोल एक ऐसी आदत है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, आज नहीं तो कल, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते। और देखते ही देखते दिन, हफ्ते और महीने बीत जाते हैं, लेकिन काम वही का वही पड़ा रहता है। लेखक बताते हैं कि टालमटोल का असली कारण आलस नहीं होता। ज्यादातर मामलों में इसका कारण डर होता है। हमें डर लगता है कि काम बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है या शायद हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारा दिमाग हमें उस काम से दूर रहने के बहाने देने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक बड़ी किताब पढ़नी है। जैसे ही आप पूरी किताब को देखते हैं, आपको लगता है कि यह बहुत लंबा काम है। आपका मन कहता है कि आज नहीं, कल शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मुझे पूरी किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ 5 पन्ने पढ़ने हैं, तो अचानक वही काम आसान लगने लगता है। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बड़े काम को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जब लक्ष्य छोटा दिखाई देता है तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा, फिर वे काम शुरू करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। डर काम शुरू करने से पहले सबसे बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, उसका आकार छोटा होने लगता है। मान लीजिए आपको किसी मंच पर भाषण देना है। शुरुआत में आपके मन में घबराहट होगी।
लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और डर धीरे धीरे कम हो जाता है। यही नियम जीवन के हर बड़े काम पर लागू होता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे डर के बावजूद शुरुआत कर देते हैं। वे जानते हैं कि पहला कदम ही सबसे कठिन होता है, उसके बाद रास्ता धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं कि पूर्ण परिस्थितियों का इंतजार मत करो। दुनिया में शायद ही कभी ऐसा समय आएगा जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा। यदि आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, पूर्ण समय का इंतजार मत करो। अभी जो संभव है वहीं से शुरुआत करो, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, जब हम टालमटोल छोड़कर काम शुरू कर देते हैं, तब ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा समय सही जगह खर्च हो रहा है? आखिर दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, इन्हें समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम समय प्रबंधन की शक्ति को समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि टालमटोल हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने ये भी समझा कि सही समय का इंतजार करने के बजाय तुरंत शुरुआत करना जरूरी है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर हम काम शुरू भी कर दें तो क्या केवल व्यस्त रहना ही सफलता की गारंटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही समय पर सही काम करने से मिलती है। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान को एक जैसी दौलत नहीं मिलती, एक जैसी प्रतिभा नहीं मिलती, लेकिन एक चीज सभी को बराबर मिलती है, समय। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन 24 घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें बिना सोचे समझे गंवा देता है। जरा कल्पना कीजिए कि हर सुबह आपके खाते में 24 घंटे जमा किए जाते हैं, लेकिन एक शर्त है, जो समय आपने इस्तेमाल नहीं किया वह रात होते ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसे न बचाया जा सकता है और न ही वापस पाया जा सकता है। यदि हम इस दृष्टिकोण से सोचें तो हमें एहसास होगा कि समय वास्तव में हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यही कारण है कि लेखक दिन की शुरुआत बिना योजना के करने के खिलाफ सलाह देते हैं। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और जो काम सामने आता है वही करने लगते हैं। पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है, लेकिन शाम को उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा ही नहीं किया। इसके विपरीत सफल लोग पहले से तय करते हैं कि उनका दिन कैसा होगा। वे रात को या सुबह दिन की योजना बनाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और किसे पहले पूरा करना है। इस आदत की वजह से उनका समय बिखरता नहीं बल्कि सीधे उनके लक्ष्यों की ओर बढ़ता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हर काम समान महत्व का नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके भविष्य को बदल सकते हैं, जबकि कुछ केवल आपका समय लेते हैं। इसलिए सबसे पहले उन कामों को पूरा करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि आप अपना सबसे मूल्यवान समय छोटी छोटी और गैर जरूरी चीजों में खर्च कर देंगे तो दिन खत्म होने तक आपके पास महत्वपूर्ण कामों के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी। यही कारण है कि अनुशासित लोग अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं। वे व्यस्त दिखने की बजाय परिणाम पैदा करने पर ध्यान देते हैं। उन्हें पता होता है कि समय का सही उपयोग ही जीवन का सही निर्माण करता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जो समय बचाता है वही जीवन बनाता है, क्योंकि समय ही वह कच्चा माल है जिससे सफलता, धन, ज्ञान और उपलब्धियां तैयार होती हैं। लेकिन केवल समय का प्रबंधन करना ही काफी नहीं है। आखिर हर दिन सही काम करने की शक्ति कहां से आती है? उसका जवाब हमारी आदतों में छिपा है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी उत्पादक आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल सकती हैं। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और उसका सही उपयोग ही हमें सफलता के करीब ले जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, आखिर कुछ लोग हर दिन अपने समय का सही उपयोग कैसे कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी अपनी योजनाओं पर टिक नहीं पाते? इसका जवाब आदतों में छिपा है। लेखक बताते हैं कि अनुशासन केवल इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं चलता। अगर हर काम के लिए आपको खुद को मजबूर करना पड़े तो आप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वह आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। जरा सोचिए, सुबह उठकर दांत साफ करने के लिए आपको प्रेरणा की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, क्योंकि यह एक आदत बन चुकी है। आप बिना ज्यादा सोचे उसे कर लेते हैं। यही शक्ति अच्छी आदतों में होती है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग असाधारण काम नहीं करते,
वे साधारण कामों को लगातार करते रहते हैं। यही लगातार दोहराए गए छोटे छोटे कार्य समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत से लोग करते हैं। वे एक ही दिन में अपना पूरा जीवन बदल देना चाहते हैं। वे तय करते हैं कि कल से रोज 2 घंटे व्यायाम करेंगे, कई किताबें पढ़ेंगे और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे। कुछ दिन तक वे जोश में रहते हैं, लेकिन फिर थककर सब छोड़ देते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होना चाहिए। यदि आप रोज केवल 10 मिनट पढ़ते हैं, रोज कुछ मिनट व्यायाम करते हैं या रोज अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम उठाते हैं, तो ये शुरुआत में भले ही छोटा लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे प्रयास एक बड़ी सफलता का रूप ले लेते हैं। कल्पना कीजिए कि 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति एक दिन बहुत मेहनत करता है और फिर कई दिनों तक कुछ नहीं करता। दूसरा व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता है। कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुका होगा। कारण है निरंतरता। यही वह सिद्धांत है जिस पर पूरी किताब आधारित है। प्रतिभा आपको शुरुआत में बढ़त दे सकती है, लेकिन लंबे समय में निरंतरता ही जीतती है। दुनिया के अधिकांश सफल लोग इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ते रहे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, छोटी आदतें बड़े परिणाम देती हैं। हर दिन का छोटा सुधार भविष्य में असाधारण बदलाव ला सकता है। लेकिन एक नई चुनौती अब सामने आती है। अच्छी आदतें बनाने के बाद भी हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। मोबाइल, सामाजिक माध्यम और आसपास की अनेक चीजें हमारी एकाग्रता को तोड़ देती हैं। ऐसे में अपने लक्ष्य पर ध्यान कैसे बनाए रखें? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम फोकस की शक्ति को समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम पैदा करती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आती है। अगर हम अच्छी आदतें बना भी लें, तो क्या वे अपने आप हमें सफलता तक पहुंचा देंगी? नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज केवल समय नहीं है, बल्कि हमारा ध्यान है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता की कमी होती है। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ध्यान बार बार भटक जाता है। वे एक काम शुरू करते हैं, फिर किसी संदेश को देखने लगते हैं, फिर किसी वीडियो में खो जाते हैं और फिर किसी दूसरी गतिविधि में लग जाते हैं। दिन के अंत में उन्हें लगता है कि वे पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन वास्तव में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की। जरा कल्पना कीजिए कि सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली हुई है। वह गर्मी तो देती है, लेकिन किसी चीज को जला नहीं सकती। लेकिन जब उसी रोशनी को एक आवर्धक कांच से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तो वह आग पैदा कर सकती है। हमारे ध्यान की शक्ति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जब हमारा ध्यान बिखरा रहता है, तो हमारी ऊर्जा भी बिखर जाती है। लेकिन जब हमारा ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तो परिणाम असाधारण हो सकते हैं। यही कारण है कि लेखक एक समय में केवल एक काम करने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि एक साथ कई काम करना उनकी क्षमता का प्रमाण है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम बार बार एक काम से दूसरे काम में जाते हैं, तो हमारा दिमाग हर बार नई शुरुआत करता है। इससे समय भी बर्बाद होता है और काम की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। सफल लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। जब वे किसी काम पर लगते हैं, तो पूरी तरह उसी में डूब जाते हैं। वे कुछ समय के लिए बाकी सारी चीजों को किनारे रख देते हैं। इस अवस्था को लेखक गहरा एकाग्र ध्यान कहते हैं। गहरे एकाग्र ध्यान की स्थिति में हमारा दिमाग अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर काम करता है। कठिन समस्याएं आसान लगने लगती हैं, सीखने की गति बढ़ जाती है और कम समय में अधिक परिणाम मिलने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां असली उत्पादकता जन्म लेती है। लेकिन इसके लिए हमें अपने जीवन से अनावश्यक व्यवधानों को कम करना होगा। हर सूचना, हर संदेश और हर छोटी रुकावट हमारे ध्यान को कमजोर करती है। इसलिए अनुशासित व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा उसी तरह करता है जैसे कोई खजाने की रक्षा करता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, जहां ध्यान जाता है, वहीं सफलता बढ़ती है। यदि आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपने परिणामों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन केवल ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। कई बार हमें पता होता है कि क्या करना है, फिर भी हम अपनी इच्छाओं और प्रलोभनों के सामने हार जाते हैं। ऐसे समय में हमें एक और शक्ति की जरूरत होती है, आत्मनियंत्रण। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि खुद पर नियंत्रण रखना सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सफलता पाने के लिए ध्यान को एक जगह केंद्रित करना कितना जरूरी है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है।
अगर हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किस काम पर ध्यान देना है, फिर भी हम बार बार गलत आदतों की ओर क्यों खींच जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें हमारे ही लक्ष्यों से दूर ले जाता है? लेखक बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण हमारी नकारात्मक आदतें होती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी असफलता किसी बड़ी गलती का परिणाम है, लेकिन सच यह है कि जीवन को बड़ी गलतियां नहीं, बल्कि रोज दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतें प्रभावित करती हैं। जरा कल्पना कीजिए कि एक जहाज समुद्र में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। यदि उसका दिशा सूचक यंत्र केवल कुछ डिग्री भी गलत दिशा में मुड़ जाए, तो शुरुआत में कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देगा। लेकिन लंबी यात्रा के बाद वही जहाज अपनी मंजिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। बुरी आदतें भी ठीक ऐसा ही करती हैं। शुरुआत में उनका प्रभाव छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वे हमें हमारे लक्ष्यों से बहुत दूर ले जाती हैं। लेखक कहते हैं कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का पहला कदम उसे समझना है। हर आदत के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कोई व्यक्ति तनाव में होने पर घंटों बिना सोचे मोबाइल चलाता है, कोई उदासी में अनावश्यक चीजें खाता है, तो कोई कठिन काम से बचने के लिए समय बर्बाद करता है। इन कारणों को लेखक उत्तेजक संकेत कहते हैं। जब तक आप इन्हें पहचान नहीं लेते, तब तक आदत बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी बुरी आदत की ओर जाते हुए देखें, तो खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं बोर हो रहा हूँ? क्या मैं तनाव में हूँ? या क्या मैं किसी कठिन काम से बचना चाहता हूँ? अक्सर जवाब आपको आपकी समस्या की जड़ तक पहुँचा देगा। लेकिन केवल बुरी आदत को छोड़ देना काफी नहीं है। यदि आप उसकी जगह कुछ नया नहीं लाते, तो पुरानी आदत फिर वापस आ जाएगी। यही कारण है कि लेखक सलाह देते हैं कि हर नकारात्मक आदत की जगह एक सकारात्मक आदत लाओ। यदि आप समय बर्बाद करने के लिए मोबाइल उठाते हैं, तो उसकी जगह कुछ पन्ने पढ़ने की आदत डालिए। यदि तनाव में अनावश्यक खाने की आदत है, तो उसकी जगह टहलना शुरू कीजिए। जब आप पुरानी आदत की जगह नई आदत को दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगता है। समय के साथ यही छोटे बदलाव आपके व्यक्तित्व को बदल देते हैं। और जब आपका व्यक्तित्व बदलता है, तो आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, आदत बदलो, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बड़े फैसलों से कम और हमारी रोज की आदतों से ज्यादा बनता है। लेकिन अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के बाद भी एक चुनौती बाकी रहती है। कई बार हम जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी गलत चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें जिस शक्ति की जरूरत होती है, उसे आत्मनियंत्रण कहते हैं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि खुद पर नियंत्रण रखना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी क्यों है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता के करीब ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें धीरे धीरे हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देती हैं। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। जब हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत, तब भी हम कई बार गलत चुनाव क्यों कर बैठते हैं? लेखक बताते हैं कि इसका कारण है हमारी इच्छाएं। हर दिन हमारे सामने ऐसे अनगिनत प्रलोभन आते हैं जो हमें तुरंत सुख का वादा करते हैं। थोड़ा और सो लेना, पढ़ाई बाद में करना, व्यायाम छोड़ देना, या महत्वपूर्ण काम की जगह मनोरंजन चुन लेना। उस पल में ये विकल्प बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे निर्णय हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, उस पर चलने में कोई मेहनत नहीं लगती और तुरंत आनंद मिलता है। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन है, उसमें मेहनत, धैर्य और अनुशासन की जरूरत है। अधिकांश लोग पहले रास्ते को चुन लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान केवल वर्तमान सुख पर होता है। लेकिन सफल लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं क्योंकि उनका ध्यान भविष्य की उपलब्धियों पर होता है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक छात्र की परीक्षा कुछ हफ्तों बाद है। उसके पास दो विकल्प हैं। वह अभी मनोरंजन कर सकता है और पढ़ाई को टाल सकता है, या फिर वह आज मेहनत करके भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति केवल वर्तमान आनंद को देखता है, वह अक्सर बाद में पछताता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भविष्य को महत्व देता है, वह अस्थायी सुख का त्याग कर देता है। यही आत्मनियंत्रण की असली पहचान है। आत्मनियंत्रण का मतलब इच्छाओं को खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं का मालिक बनना, उनका गुलाम नहीं बनना। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप किसी प्रलोभन का विरोध करते हैं, तो आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। ठीक उसी तरह जैसे व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शुरुआत में ये कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी ताकत बन जाता है। सफल लोग हर निर्णय लेते समय खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह फैसला मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर?
यही सवाल उन्हें सही दिशा में बनाए रखता है। वे तत्काल सुख की बजाय दीर्घकालिक सफलता को प्राथमिकता देते हैं। समय के साथ यही छोटे छोटे निर्णय उनके जीवन में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। जबकि दूसरे लोग आज के आनंद के पीछे भागते रहते हैं, अनुशासित लोग अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, खुद पर नियंत्रण सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल कर लेता है, वह जीवन की अधिकांश चुनौतियों पर भी जीत हासिल कर सकता है। लेकिन केवल आत्मनियंत्रण ही काफी नहीं है। जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, चुनौतियां बढ़ जाती हैं और हार मानने का मन करने लगता है। ऐसे समय में हमें जिस चीज की जरूरत होती है वह है मानसिक मजबूती। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में मजबूत बने रहना सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि आत्मनियंत्रण सफलता की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, क्या हम हर दिन केवल इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण के भरोसे सही निर्णय ले सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की इच्छा शक्ति सीमित होती है। दिन भर फैसले लेते लेते वह थक जाती है। यही कारण है कि कई लोग कुछ दिनों तक तो अनुशासित रहते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग केवल आत्मनियंत्रण पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो सही काम को आसान और गलत काम को कठिन बना दे। इस व्यवस्था का नाम है दिनचर्या। जरा सोचिए, अगर आपको हर सुबह ये तय करना पड़े कि आज व्यायाम करना है या नहीं, पढ़ाई करनी है या नहीं, महत्वपूर्ण काम करना है या नहीं, तो आप हर दिन अपने दिमाग पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। लेकिन जब ये चीजें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपको बार बार निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस उन्हें करते जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों की एक निश्चित दिनचर्या होती है। वे हर दिन लगभग एक ही समय पर उठते हैं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वे हर दिन नया तरीका खोजने में समय बर्बाद नहीं करते। उनकी दिनचर्या ही उन्हें सही रास्ते पर बनाए रखती है। लेखक विशेष रूप से सुबह की दिनचर्या पर जोर देते हैं, क्योंकि सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि दिन की शुरुआत जल्दबाजी, अव्यवस्था और ध्यान भटकाने वाली चीजों से होती है, तो पूरा दिन प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि सुबह की शुरुआत स्पष्ट योजना, शारीरिक सक्रियता और महत्वपूर्ण कार्यों से होती है, तो पूरे दिन की उत्पादकता बढ़ जाती है। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति सुबह उठते ही बिना किसी योजना के दिन शुरू करता है। कभी देर तक सोता है, कभी समय बर्बाद करता है और फिर पूरे दिन समय की कमी की शिकायत करता है। दूसरा व्यक्ति हर सुबह एक निश्चित समय पर उठता है, अपने दिन की योजना देखता है और सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देता है। कुछ महीनों बाद दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देने लगता है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन का असली रहस्य बार बार सही निर्णय लेने में नहीं, बल्कि सही निर्णय को आदत और दिनचर्या में बदल देने में है। जब आप रोज एक ही समय पर अपने महत्वपूर्ण काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन्हें स्वाभाविक मानने लगता है। तब अनुशासन संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, दिनचर्या अनुशासन को स्वचालित बना देती है। जब आपका दिन व्यवस्थित होता है, तो सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल अभी बाकी है। यदि हम अच्छी दिनचर्या बना भी लें, तो उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? आखिर वह कौन सी शक्ति है जो लोगों को वर्षों तक अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाती रहती है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम निरंतरता की असली ताकत को समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि एक अच्छी दिनचर्या अनुशासन को स्वचालित बना देती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। अगर हमने लक्ष्य तय कर लिया, अच्छी आदतें बना ली और एक मजबूत दिनचर्या भी तैयार कर ली, तो क्या सफलता निश्चित है? जवाब है नहीं, क्योंकि सफलता का असली रहस्य किसी एक बड़े प्रयास में नहीं, बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों में छिपा होता है। यहीं से शुरू होती है निरंतरता की शक्ति। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं। नए साल पर लक्ष्य बनाते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह कम होने लगता है। जैसे ही कठिनाई आती है, वे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। शुरुआत में उनकी प्रगति बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन समय के साथ वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। एक बीज जब जमीन में बोया जाता है, तो कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे उसकी
जड़ें लगातार मजबूत हो रही होती हैं। फिर एक दिन वही छोटा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। सफलता भी ठीक इसी तरह काम करती है। बड़े परिणाम अचानक नहीं आते, वे छोटे छोटे प्रयासों का जमा हुआ परिणाम होते हैं। इस बात को समझने के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उदाहरण लीजिए। दुनिया उन्हें महान खिलाड़ियों में गिनती है, लेकिन उनकी सफलता किसी एक शानदार मैच की वजह से नहीं आई। वर्षों तक रोजाना अभ्यास, फिटनेस पर ध्यान और लगातार मेहनत ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया। जब दूसरे लोग आराम कर रहे होते थे, तब भी वे अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते थे। यही निरंतरता उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि प्रेरणा आती जाती रहती है। कुछ दिन आप बेहद उत्साहित महसूस करेंगे और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। अगर आप केवल प्रेरणा के भरोसे काम करेंगे तो आपकी प्रगति भी रुक रुक कर होगी। लेकिन यदि आप निरंतरता को अपना साथी बना लेते हैं, तो आप उन दिनों में भी आगे बढ़ते रहेंगे जब आपका मन बिल्कुल नहीं होगा। यही कारण है कि सफल लोग खुद से यह वादा नहीं करते कि वे हमेशा प्रेरित रहेंगे। वे ये वादा करते हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वे रुकेंगे नहीं। भले ही प्रगति छोटी हो, लेकिन वे हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। समय के साथ यही छोटे कदम एक लंबी यात्रा बन जाते हैं। लोग केवल अंतिम सफलता को देखते हैं, लेकिन वे उन हजारों दिनों की निरंतर मेहनत को नहीं देख पाते जो उसके पीछे छिपी होती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, निरंतरता हमेशा प्रेरणा से जीतती है। क्योंकि प्रेरणा आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम निरंतरता ही करती है। लेकिन जीवन की यात्रा में केवल निरंतर बने रहना ही काफी नहीं है। कभी कभी हम पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या हार मान लेनी चाहिए या कुछ और सीखना चाहिए? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि असफलता वास्तव में सफलता की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शिक्षक क्यों होती है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि निरंतरता ही वह शक्ति है जो हमें लंबे समय तक आगे बढ़ाती है। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आते। ऐसे समय में अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। यहीं पर सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। वास्तव में हर बड़ी सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता को अंत मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसे सीखने का अवसर समझते हैं। जरा थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। जब वे बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि वे बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन एडिसन ने एक अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने केवल हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। लेखक कहते हैं कि असफलता वास्तव में एक शिक्षक की तरह होती है। जब हम सफल होते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। हर गलती हमें बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा चलना सीख रहा है। क्या वह पहली कोशिश में ही दौड़ने लगता है? बिल्कुल नहीं। वह बार बार गिरता है, संतुलन खोता है और फिर उठ खड़ा होता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद ये तय कर ले कि चलना उसके बस की बात नहीं है, तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। लेकिन वह हार नहीं मानता, इसलिए अंततः चलना सीख जाता है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अधिकांश लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि वे किसी काम में असफल हो जाएं, तो सोचते हैं कि वे खुद असफल हैं। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। आप किसी काम में असफल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल व्यक्ति हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सीखने का एक अवसर होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्यों कुछ लोग असफल होने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही असफलता के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब उनकी सोच में छिपा होता है। लेखक बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उसकी क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। यदि आपका मन हर समय नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा, तो आपका अनुशासन भी कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि इंसान वही करने लगता है जिस पर वह विश्वास करता है।
कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही चुनौती का सामना कर रहे हैं। दोनों को एक ही कठिन काम दिया गया है। पहला व्यक्ति सोचता है, मैं यह नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ। जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है, ये कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूँ। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन उनकी सोच अलग है। और यही सोच उनके परिणाम भी अलग बना देती है। इस बात का एक शानदार उदाहरण थॉमस एडिसन है। हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी उन्होंने खुद को असफल नहीं माना। उन्होंने हर कोशिश को सीखने का एक नया अवसर समझा। अगर उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता तो शायद दुनिया को बिजली का बल्ब कभी नहीं मिलता। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच एक धीमे जहर की तरह होती है। ये धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कम करती है, आपके प्रयासों को कमजोर करती है और अंत में आपको यह विश्वास दिला देती है कि सफलता आपके लिए नहीं बनी। यही कारण है कि सफल लोग अपने विचारों पर विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन केवल सकारात्मक सोचना ही पर्याप्त नहीं है। लेखक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिसे विकासशील मानसिकता कहा जाता है। इसका अर्थ है यह विश्वास रखना कि आपकी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। आप सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं और लगातार विकास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए। अपने शुरुआती दिनों में उन्हें स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था। बहुत से लोग इसे अपनी कहानी का अंत मान लेते, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का अवसर माना। लगातार अभ्यास और सीखने की इच्छा ने उन्हें इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। यही विकासशील मानसिकता की ताकत है। जब आप मान लेते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो हर चुनौती एक अवसर बन जाती है, हर गलती एक सबक बन जाती है और हर असफलता एक नई शुरुआत का रास्ता खोल देती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया को बदलने से पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपके निर्णय बनते हैं, आपके निर्णय आपकी आदतें बनते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता बनाती है। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। लेकिन अब हम किताब के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। हमने अनुशासन, लक्ष्य, आदतें, आत्मनियंत्रण और मानसिकता के बारे में सीखा। अब सवाल यह है कि इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक संतुलित और सफल जीवन कैसे बनाया जाए। इसका जवाब हमें अगले और अंतिम अध्याय में मिलेगा, जहां हम समझेंगे कि अनुशासन का अंतिम उद्देश्य केवल सफलता नहीं, बल्कि एक बेहतर और संतुलित जीवन बनाना है। सफल लोग हर हार के बाद खुद से एक सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल उन्हें पहले से बेहतर बनाता है, जबकि बाकी लोग केवल अपनी निराशा पर ध्यान देते रहते हैं। समय के साथ यही सीखें उनके अनुभव में बदल जाती हैं और यही अनुभव भविष्य की सफलता की नींव बनता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, गिरना गलत नहीं, उठना छोड़ देना गलत है। क्योंकि जब तक आप दोबारा खड़े होने की कोशिश करते रहते हैं, तब तक असफलता आपको हरा नहीं सकती। लेकिन जीवन में केवल असफलताओं से सीखना ही काफी नहीं है। कई बार परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि आगे बढ़ना ही मुश्किल लगने लगता है। ऐसे समय में हमें जिस शक्ति की जरूरत होती है, उसे मानसिक मजबूती कहते हैं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मानसिक रूप से मजबूत लोग चुनौतियों का सामना दूसरों से अलग तरीके से कैसे करते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी मानसिकता ही हमारी वास्तविकता बनाती है। यदि हमारी सोच सही है, तो हम चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। लेकिन अब इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। आखिर अनुशासन, लक्ष्य, आदतें, आत्मनियंत्रण और निरंतरता का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल अधिक पैसा कमाना, अधिक काम करना या दूसरों से आगे निकल जाना ही सफलता है? लेखक कहते हैं, नहीं। सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों की सूची नहीं है। सच्ची सफलता वह जीवन है जिसमें उपलब्धियों के साथ शांति, स्वास्थ्य और अच्छे रिश्ते भी मौजूद हों। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास दुनिया की सारी सफलता हो, लेकिन उसके पास स्वास्थ्य न हो, परिवार के लिए समय न हो और मन में शांति न हो, तो वह सफलता अधूरी है। आज की दुनिया में बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जितना अधिक काम करेंगे, उतने अधिक सफल बनेंगे। धीरे धीरे उनका पूरा जीवन केवल काम के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वे अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने लगते हैं, परिवार के साथ समय बिताना कम कर देते हैं और अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सफलता की दौड़ में जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से पीछे छोड़ दिए हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि अनुशासन का उद्देश्य खुद को थकाना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य एक बेहतर जीवन बनाना है। इस बात का उदाहरण है पी
जे अब्दुल कलाम के जीवन में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने काम के प्रति अद्भुत समर्पण दिखाया, लेकिन साथ ही विनम्रता, सादगी और लोगों के प्रति सम्मान को भी महत्व दिया। उनकी सफलता केवल उनके पद या उपलब्धियों में नहीं थी, बल्कि उस संतुलित व्यक्तित्व में थी जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में बनाए रखा। लेखक कहते हैं कि जीवन को 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए: स्वास्थ्य, रिश्ते और लक्ष्य। यदि इनमें से कोई एक कमजोर हो जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए जितना समय आप अपने सपनों के लिए देते हैं, उतना ही ध्यान अपने शरीर, अपने परिवार और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी देना चाहिए। याद रखिए, आपका शरीर वह वाहन है जिसमें बैठकर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है। आपके अपने लोग वह सहारा है जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, और आपके लक्ष्य आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन तीनों के बीच संतुलन ही एक सार्थक जीवन की पहचान है। जब आप अनुशासन को केवल काम करने का साधन नहीं, बल्कि बेहतर जीवन जीने का तरीका बना लेते हैं, तब सफलता का अर्थ भी बदल जाता है। तब आप केवल उपलब्धियां हासिल नहीं करते, बल्कि एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिस पर आपको गर्व हो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, सफलता तभी मायने रखती है जब जीवन संतुलित हो, क्योंकि अंत में लोग आपके बैंक खाते को नहीं, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को याद रखते हैं। और इसी के साथ इस किताब की यात्रा पूरी होती है। हमने सीखा कि अनुशासन क्या है, लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं, आदतें कैसे बनाई जाती हैं, समय का सही उपयोग कैसे किया जाता है, असफलताओं से कैसे सीखा जाता है और एक संतुलित जीवन कैसे जिया जाता है। इन सभी अध्यायों का एक ही संदेश है, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कार्यों से बनता है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, छोटा कदम उठाए और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाइए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है।